हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में उसके अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु रहता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान कितना होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के निरक्षीय स्थिति में कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग भी पढ़ेंगे कि किसी भी स्थिति में रहेगा तब कितना होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये वीडियो को अंत तक आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अक्षीय में जो वैल्यू होता है हम लोग निकाले थे, ई बराबर क्या होता है 2kp/r³। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको सिद्ध किए हैं कि कोई अगर विद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु रहता है, अक्ष मतलब इसके साथ साथ, इसलिए इसी द्विध्रुव के साथ में कोई बिंदु इधर रहता है या इधर रहता है, तो उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर 2kp/r³ होता है। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि निरक्ष में क्या होगा। ठीक है, तो निरक्ष क्या होता है, तो निरक्ष होता है ऐसा। ठीक है, इसको बीची बीच। तो अगर निरक्ष पर कोई पॉइंट रहता है, उस पर कोई पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, उसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, यहाँ पे इस दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, दोनों के बीच की दूरी 2l कितना होगा, 2l होगा। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी भी पॉइंट की दूरी नापा जाएगा, वो कहाँ से नापेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच वाले पॉइंट से हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बीच वाला पॉइंट O है और इससे सीधा यानी इसको बोलेंगे निरक्षीय। ठीक है, सीधा इससे r दूरी पर एक पॉइंट यहाँ पे P है और इस पॉइंट पर हम लोगों को पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। बिल्कुल आसान है, आप स्टेप वाइज सीखिएगा तो आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, r दूरी पर पता करना है। यहाँ से यहाँ पॉइंट P है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, किसके कारण उत्पन्न होगा, किसके कारण, तो माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश, यानी इसके कारण भी यहाँ पर तीव्रता होगा, यहाँ इसके कारण भी होगा ना। तो प्लस इसके कारण यहाँ पर होगा, तो इसको ऐसा हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, और इसके कारण भी होगा, इसको सीधा करते हैं, और प्लस Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रहा होगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्लस Q आवेश है, इस Q आवेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका दिशा किधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल लिए हैं, इसके मध्य बिंदु क्या है, O है। इससे r दूरी पे एक पॉइंट क्या है, P। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस आपका r है। तो इस पॉइंट पे माइनस Q आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और प्लस Q आवेश के कारण भी होगा। तो प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होता है, प्लस आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर के होता है, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके इधर होगा। ठीक है, और माइनस Q आवेश क्या होता है, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसकी ओर होता है।
प्लस का क्या होता है, प्लस से बाहर निकल रहा होता है और माइनस की ओर जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो होगा इस साइड में इसका तीव्रता होगा, ठीक है, यानी माइनस की ओर आएगा और प्लस से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट P माने थे, यहाँ पे P यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगा, इसको हम लोग का नाम रख दिए, इसको E1, ठीक। और माइनस क्यू आवेश के कारण इसके आवेश की तरफ होगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, E2, क्या मान लेंगे, E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इनके परिणामी क्या होगा, E1 और E2 के परिणामी किधर होगा, तो इस साइड हो रहा होगा, इस साइड, ठीक है। तो इसका परिणामी इधर होगा, ठीक है, इस साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर इनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक, ये भी कोण थीटा होंगे, इतना तो कन्फर्म हुआ। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो परिणामी होगा, तो इसके लिए इसके बाद यहाँ पर देखिए ये किसका घटक है, ई का घटक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको 11th क्लास में जाना पड़ेगा कि जब दो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक, और एक वेक्टर यहाँ पे आपका ए है, वेक्टर क्या है, ए है, और इनके साथ इसके साथ थीटा कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। तो देखिए इस वेक्टर ए के साथ जो थीटा कोण बनता है, तो थीटा कोण के साथ जो होता है वो होता है वेक्टर ए कॉस थीटा होता है, इसका घटक जो होता है, इसका घटक जो होगा ये वेक्टर होगा, तो क्या होगा, ए कॉस थीटा, और थीटा के साइड क्या होगा, कॉस होगा, और थीटा के बाहर वाला क्या होगा, साइन होगा, ए कॉस थीटा होगा। यानी इस पर जो वेक्टर होगा, ये जो घटक होगा, ये क्या होगा, थीटा के बाहर वाला, यहाँ पर साइन होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा होगा, और थीटा के साथ वाला कॉस होगा। फिर समझ लो, यानी यहाँ पर दो वेक्टर यहाँ पर है, यहाँ बीच वाला यहाँ पर वेक्टर ए, यहाँ पर कोई वेक्टर बी है, अगर थीटा इसके साथ बनता है, मान लो इसके साथ बनता है, तो थीटा के साथ वाला कॉस वाला होगा। तो देखो वेक्टर बी है और यहाँ थीटा बन रहा है, तो इस पर जो इसका घटक जो होगा ना, वो कॉस वाला होगा, तो बी कॉस थीटा होगा, और थीटा के बाहर वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, वेक्टर बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर इसके बाहर देखा जाए तो ऐसा होगा ना, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री बन गया इसके बीच में, इसके बीच और इसके बीच, देखिए इसके बीच, इसके बीच। तो E1 जो है, E1 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है E1, और जो थीटा कोण बन रहा है किसके साथ बन रहा है, इन दोनों के बीच बन रहा है। तो E1 का दो घटक, एक इधर है ये वाला वेक्टर, और इसके इधर है, तो जो थीटा माने हैं उसका लिए क्या होगा, कॉस होगा। तो E1 देखा जाए, E1 का दो घटक, एक इधर है, एक उधर है, तो जो थीटा वाला है वो कॉस थीटा, तो जो इधर वाला होगा क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, E1 कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और इस थीटा के बाहर वाला जो होगा, ई वाला घटक होगा, ये क्या होगा, E1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब केयर कीजिए E2 पर, जो वेक्टर E2 है, ठीक है, इसका घटक एगो ई है, और इसका घटक एगो ई वाला होगा, इधर होगा, ठीक, इधर होगा। तो इसके साथ थीटा बन रहा है E2 के साथ में, तो E2 के साथ जिसका थीटा बन रहा है वो होगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और थीटा के बाहर वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ठीक, इतना आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिए आप लोग कि जो E1 sin थीटा है और जो E2 sin थीटा है, दोनों विपरीत दिशा में है। E1 sin थीटा ऊपर है
और E2 साइन थीटा कहाँ पर है, नीचे है। तो इन दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बराबर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे E1 का मान निकालें, E1 का मान निकालें हम लोग, तो क्या होगा, E1 क्या है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई आवेश है Q है और इसके कारण कोई पॉइंट है R दूरी पर पॉइंट है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है भाई, E बराबर पढ़े हम लोग क्या होता है, E बराबर पढ़े हैं KQ बटा R के स्क्वायर पढ़े हैं। ठीक है, KQ बटा R के स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण हम लोग बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी होगा क्या, KQ होगा, KQ हो जाएगा, और R के स्क्वायर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी R, देखो यहाँ पर जो पॉइंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी था, तो नीचे R स्क्वायर आया। तो हम लोग कौन दूरी निकालेंगे, यहाँ से लेकर के जिस पॉइंट पर निकाले हैं P तक की दूरी, तो ये दूरी कितना होगा, ध्यान दो, देखो ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 12 है कि नहीं, तो ये आपका L हो जाएगा और ये आपका L हो जाएगा, और ये दूरी क्या है आपका, देख लो, ध्यान दो, इधर ये दूरी आपका R है, तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज बन रहा है, और ये क्या है आपका कर्ण है, ये भी कर्ण है, जितना ये दूरी है उतना ही ये भी दूरी है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, R है, तो R का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो L है, L का स्क्वायर। यानी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है किसी पॉइंट पर, तो क्या होता है, KQ बटा R के स्क्वायर। यानी इसके कारण इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा KQ बटा R के स्क्वायर, और R मतलब दूरी कितना है, तो √, आपका है √R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये E1 का मान हुआ। ठीक, अब देखिए अगर इसी प्रकार से अगर E2 निकाले हम लोग, E2 और यहाँ पर देखो ये दूरी हो गया ना, ये दूरी, इसका स्क्वायर भी करना है ना, स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर छूट गया। ठीक है, E2 क्या होगा, E2 भी क्या होगा, E2 क्या है, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, KQ बटा R के स्क्वायर। तो ये दूरी का होगा आपका, सेम दूरी होगा, जो ये दूरी होगा वही दूरी का होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ये दूरी का होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये L है, ये R है, तो ये दूरी जो होगा ये निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √, होगा। तो इसके नीचे क्या आएगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखो E1 जो है और E2 जो है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों का परिमाण सेम चीज़ है, दोनों का परिमाण सेम है। तो देखो E1 cos थीटा साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 का और E2 दोनों का परिमाण सेम है और इसका दिशा विपरीत है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इन दोनों का प्रभाव बिंदु P पर कुछ नहीं पड़ेगा। तो बच क्या गया हम लोग का, बच गया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। यानी जो इस पॉइंट पर परिणामी होगा, यानी नेट विद्युत क्षेत्र होगा, वो क्या होगा आपका, यही होगा। ठीक है, तो यदि हम निकालें E नेट, निकाले हम लोग E नेट, यानी परिणामी निकाले हम, नेट मतलब हुआ आपका बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E नेट होगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखो E1 जो है और E2 जो है दोनों सेम ही चीज़ है। E1
भी वही चीज़ है और E2 भी वही चीज़ है। तो E1 और E2 दोनों सेम ही चीज़ है, तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पर 2E1 cos थीटा जुड़ जाएगा। आप E1 के जगह पर E2 भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मान E1 का है वही मान क्या है E2 का मान है। तो आप 2E1 कोई दोनों में से एक लिख दो, या E1 लिख दो या E2 लिख दो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2E1 का मान कितना आया है KQ बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों का R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू में क्या होगा आपका cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से cos थीटा का मान निकालिए। यहाँ पर देखिए जब ये थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो समांतर लाइन होती है और एक तीसरी लाइन काटती है तो ये जो कोण होता है वही कोण भी होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो है एक समांतर लाइन है, इसके समांतर लाइन है और ये कोण क्या है थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा होगा। ठीक, और यहाँ से अगर हम लोग अगर cos थीटा का मान निकाले, cos थीटा का यहाँ से इधर कर दे रहे हैं, cos थीटा का मान निकाले अगर, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो इसके लिए इस त्रिभुज में देखिए, गौर कीजिए, इस त्रिभुज में B कौन होगा, B आपका हो जाएगा L/H। H कौन हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यही cos थीटा का मान हम लोग यहाँ पर भर देंगे, तो क्या हो जाएगा आप देखिए यहाँ पे क्या निकाले हम लोग E नेट इक्वल टू 2KQ बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इस cos थीटा का मान कितना निकाले हम लोग, निकाले हैं L बटा और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट वाले चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, रूट है उसको लिखते हैं 1/2 पावर में। ठीक है, अब गौर कीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए, ऊपर को हम लोग ऐसा कर सकते हैं K2QL बटा, देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जब भी गुणा में समान चीज आप पढ़े हैं A के पावर m और A के पावर n, जब आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दोनों का आधार सेम है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो इन दोनों का पावर जोड़ेंगे, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3/2, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यदि L, यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर देखो E नेट के, अब इस चीज़ को 2QL जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2QL होता है। तो जहाँ पर ये 2QL है वहाँ पर हम लोग P आराम से भर सकते हैं। और देखो यहाँ पे जब L स्क्वायर, जब यहाँ पे एक और चीज़, जब L बहुत छोटा हो R से, जब L बहुत छोटा हो R से, तो R को हम लोग छोड़ सकते हैं, सॉरी L को हम लोग छोड़ देंगे। जब लिखेंगे यहाँ पे जब क्या हो, जब L छोटा हो किससे, R से, R हो कामा, तो L स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है, तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा R का स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा R का स्क्वायर, और पावर में क्या है 3/2 है, पावर में पावर से गुणा होता है तो 2 और 2 दोनों कट जाएंगे, इसमें जब गुणा करेंगे पावर में पावर से, R के पावर 2 है और 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोगों का निकल जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा E नेट बराबर KP बटा R के Q। यहाँ पे कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हम लोग का निकलेगा कहाँ निकल जाएगा E नेट जो निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, देख लो KP
P बटा के क्या निकलेगा, R ऊपर क्या है 3 है, R का क्यूब निकल जाएगा। यानी हम लोगों का फॉर्मूला निकल गया क्या, ई नेट बराबर, मतलब कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र के जो तीव्रता निकला, कुल परिणामी निकला, का निकला KP बटा आर क्यू, और के मान भरेंगे तो क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0 P बटा आर के क्यू निकल जाएगा। इसका दिशा किधर होगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा होता है माइनस अवेश से प्लस अवेश की ओर। यानी जो P का दिशा होगा वो किधर होगा, इधर से इधर होता है। इस पॉइंट पर निरक्षीय स्थिति में और कोई पॉइंट है तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है इसका ठीक उल्टा होता है, यानी ये इसका दिशा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के दिशा किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, और इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगा, तो इसके ठीक उल्टा होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज है कब, जब इसके आगे इसको पूछा भी जाता है और इसका आगे आपका डेरिवेशन करेंगे जब किसी भी स्थिति में वहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आया है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो निकाले हैं अक्ष वाला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्ष निरक्ष वाला और अक्ष वाला में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। हम लोग अक्ष वाला निकाले हैं, ई अक्ष मतलब अक्ष वाला निकाले हैं 2kP बटा आर क्यू निकाले हैं। ठीक, और ई निरक्ष में निकाले हम लोग, निरक्ष में जो अभी निकाले हम लोग निरक्षीय में, वो कितना निकाले हम, KP बटा आर क्यू। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग कि ई अक्ष जो है, ई अक्ष ये 2 है, और इसके जगह पर हम लोग ये जो मान है किसका मान है, ई निरक्ष का है। देख लो ये ई निरक्ष का है, तो 2 का 2, और यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम लोग, इसका जगह क्या भर सकते हैं, तो यहाँ भर सकते हैं निरक्ष, तो क्या होगा ई निरक्ष। यानी हम कह सकते हैं कि जो अक्ष में जो तीव्रता होता है वो निरक्ष का दोगुना होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो निरक्ष का क्या होता है, दोगुना होता है। इसको एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष का निरक्ष का कितना गुना होता है, तो आंसर क्या होगा, 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मान निरक्ष पर किसी बिंदु पर किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा के रूप में कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, यानी ये आपका विद्युत द्विध्रुव है और यहाँ से एक आर दूरी पे एक पॉइंट ये है, P है, तो यहाँ हम लोग को पता करना है P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, इसके साथ कोण कितना है, थीटा है, और ये क्या आपका R है। तो पॉइंट P पर हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये देखिए किसी भी स्थिति में है ये, इस पॉइंट को आप चाहो तो दूर भी कर सकते हो, पास भी कर सकते हो, जितना चाहो उतना द्विध्रुव के पास कर सकते हो, जितना चाहते हो उससे दूर कर सकते हो, और इस थीटा को चेंज करके इस पॉइंट को घुमा सकते हो, आगे पीछे ऐसा घुमा सकते हो। हम लोगों ने 2 स्थिति में पढ़े हैं क्या, एक पढ़े हैं अक्षीय स्थिति में और एक पढ़े हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे ये किसी भी स्थिति के लिए ये क्या होगा, आपका लागू होगा। ठीक है, जो अक्षीय में हम लोग पढ़े थे वो अक्ष पर कहीं बिंदु रहेगा, वहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अक्षीय वाला को हम लोग पढ़े हैं, और फिर पढ़े हैं निरक्षीय वाला के लिए। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में हो, अक्ष में भी हो, निरक्ष में भी हो, या चाहे किसी पॉइंट पर हो, हर एक बिंदु के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये यहाँ पर एक पॉइंट लिए आर दूरी पर P, जो द्विध्रुव के साथ में थीटा कोण बनाता है। ठीक,
यहाँ थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब आप लोग बताइए कि द्विध्रुव की दिशा किधर होता है। यहाँ पर एक हम लोग लिए वेक्टर, तो द्विध्रुव की दिशा होता है माइनस आवेश से किधर होता है, प्लस आवेश की ओर, यानी पी का जो दिशा होगा वेक्टर पी का वो माइनस से पी की ओर होता है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग क्या माने, हम लोग थीटा कोण माने, क्या माने, हम लोग थीटा कोण माने। ठीक है, थीटा कोण माने। हमने आपको बताया कि अगर थीटा के साथ में कोण बनता है तो इसका एक घटक, इस वेक्टर का एक घटक जो होगा, जहाँ थीटा बनता है ये वाला घटक होगा कॉस थीटा वाला होगा, ये जो होगा क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा। और एक यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाए यहाँ से ऐसा, तो जो ये वेक्टर जो होगा हम लोगों का, ये क्या होगा, ये होगा आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। ये बात हम आपको बताएं अभी, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ऐसा कोई वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर आपका ए है और इसके साथ बनता है थीटा कोण, तो थीटा वाला जो होगा वो होगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा के बाद वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो जो पी वेक्टर जो है उसका दिशा किधर होगा, आपका द्विध्रुव का होता है दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। और ये जो दूरी लिए हैं इसके साथ कोण कितना बनाया है, थीटा कोण बनाया है, तो इस वेक्टर के एक घटक का हो जाएगा, एक घटक होगा, तो थीटा के साथ वाला क्या बनता है, पी कॉस थीटा, और इसके विपरीत का माने हम, इसके थीटा के जो विपरीत होगा वो क्या होगा, पी साइन थीटा होगा। अब गौर कीजिए आप लोग, यहाँ पे आपके दो चीज़ इसमें दिखाई देगा, अक्ष वाला और निरक्ष वाला, दोनों चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। अब एक हमको आप बात बताइए कि हम लोग जब पढ़े थे अक्ष वाला माइनस क्यू और प्लस क्यू, और अक्ष, इसके अक्ष में कोई पॉइंट यहाँ पर लिए थे P, तो इस पोजीशन पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो उसका परिणामी किधर जा रहा था, तो किधर जा रहा था, यानी विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। और इसके अक्षीय में कोई हम लोग पॉइंट रखे थे P, और वहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो ये द्विध्रुव के ठीक दिशा की ओर इसका विद्युत क्षेत्र का ई का मान आया था। ये आप लोगों को हम लोग बताए हैं। और इसी द्विध्रुव के इसका दिशा किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर। इसके निरक्ष में कोई पॉइंट लिए थे हम लोग, तो निरक्ष वाला पॉइंट अभी हम आपको कराएं, तो उसका दिशा किधर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है इसके उल्टा होता है ई का मान, यानी पी के ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। किस पॉइंट पर, निरक्ष वाला पर। और अक्ष वाला पर क्या होता है, तो जिधर पी का दिशा होता है उधर क्या होता है, आपका अक्ष पर ई का भी दिशा होता है। ये बात आपको बताए हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को ये आपका ये जो है ना, इसका मानते हैं ए बी, जो ए बी द्विध्रुव है इसके दो घटक माने हम लोग। एक क्या है, देखो ये पी जो इसका वेक्टर यहाँ माने हम लोग, इसके साथ थीटा कोण बना, तो इसका एक घटक ही हो जाएगा आपका जो होगा पी कॉस थीटा, और एक घटक ये मान लिए हम लोग, ये हो गया कि आपका पी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बढ़ा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, आप इस चीज़ को देखो कि अगर इस द्विध्रुव को ऐसा मान लिया जाए, ऐसा ए बी को ऐसा मान लिया जाए, ऐसा, इसको मान ले रहा हूँ A1 और इसको मान रहा हूँ यहाँ पर, इसको छोड़ दो, ऐसा समझो, ऐसा देखो, अगर इस द्विध्रुव को ऐसा मान लिया जाए तो इसके लिए जो पॉइंट P है वो किसके लिए, किस में आ जाएगा, आपके अक्ष में आ जाएगा। इसको सभी को भूल जाओ आप, खाली इसको याद रखो। अगर इस पर द्विध्रुव को मान लिया जाए इस वेक्टर पर, तो जो P होगा वो क्या होगा, अक्ष वाला हो जाएगा। यानी अक्ष वाला क्या है आपका, अक्ष वाला आपका कॉस थीटा, P कॉस थीटा, और निरक्ष वाला P साइन थीटा, ठीक है। और इसको भूल लीजिए, जो ए बी जो है इसको भूल जाइए। अब किसको देखिए, इस वेक्टर को देखिए और इसको देखिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो बिंदु P है निरक्ष है, सीधा है, 90 डिग्री पर है। और इसके लिए क्या है, इसको नाम देते हैं, चलिए इसको नाम देते हैं A1, इसको B1, इसका नाम देते हैं A2 और इसका नाम कोची B2। अब आप लोग देखिए, अब AB को छोड़ दीजिए, अब देखिए A1 B1 को देखिए। तो A1 B1 जो है वो A1 B1 के लिए जो पॉइंट P है वो क्या है, तो वो है अक्ष वाला है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्ष वाला सीधा होता है। तो A1 B1 अगर मानते हैं कि एक डायपोल है तो उसके लिए जो P है अक्ष वाला है, और अक्ष के लिए जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है वो डायपोल के दिशा में होता है, ऐसा होता है। तो A1 B1 के लिए जो दिशा होगा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अक्ष वालों को मानते हैं EA, ठीक है, EA अक्ष वालों को मानते हैं कच्ची, अक्ष वालों को मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है। EA अक्ष को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो इसे क्या मान लिए EA। और निरक्ष का देखिए, अब देखिए A2 और B2 देखिए, A2 B2 के लिए जो बिंदु P है वो क्या है, निरक्ष है। अगर निरक्षीय में कोई बिंदु रहता है तो इस द्विध्रुव के दिशा के उल्टा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो A2 B2 के लिए ये पॉइंट A2 B2 के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पर तीव्रता किधर होगा, इधर होगा, आपका इधर होगा। तो इसके क्या मान लिए E और छोटा ई मान लिए, निरक्ष वाला है, ठीक है, टेरियल, ठीक है, इक्विटेरियल है, ठीक है। EA मतलब कि एक्सिस माने अक्ष के साथ जो बन रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे क्या मान लिए हम इक्विटेरियल, यानी इक्विटेरियल मतलब होता है निरक्ष। तो इसको क्या मान लिए हम ई मान लिए, ठीक है। यानी जो ई है, छोटा ई है, वो किसके कारण है, A2 और B2 के कारण जो है बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो EA है वो A1 और B1 के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इतना मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब आपको AB को भूल जाना है, वो आपको ध्यान किस पर देना है, तो ध्यान देना है आपको किस पर, तो आपको देना है A1 B1 और A2 B2 पर, ठीक है। A1 B1 के लिए बिंदु P क्या है, A1 B1 के लिए बिंदु P क्या है, तो बिंदु P जो है आपका अक्षीय में है। तो EA का मान क्या हो जाएगा, अक्षीय के लिए पढ़े क्या, KP बटा RQ। तो अक्षय के लिए क्या है, P cos थीटा है, तो cos थीटा लगा देंगे इसमें, ठीक है। और EA क्या हो जाएगा, EA, तो EA जो है क्या है, EA है निरक्षीय के लिए है, EA क्या है, निरक्षीय के लिए है, ये A2 B2 के लिए है। तो निरक्षीय के लिए क्या है, P sin थीटा है। तो निरक्षीय के लिए पढ़े हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2K, सॉरी, इसमें जो हम अक्ष के लिए पढ़े उसमें 2 होता है, इसमें क्या होता है, K होता है, ठीक है। ये अक्ष के लिए 2K P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा KP sin थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अक्ष के लिए जो है ना, वो अक्ष के लिए आपका है P cos थीटा है, और निरक्ष के लिए क्या है, निरक्ष के लिए क्या है, P sin थीटा है, ठीक है। तो A2 और B2 के लिए ध्यान दो, और A1 और B1 के लिए ध्यान दो। A1 और B1 क्या है, A1 B1 के लिए अक्ष में है, तो अक्ष के लिए फार्मूला होता है 2KP बटा क्या होता है, RQ। तो 2KP बटा RQ, और अक्ष में क्या है, cos थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग cos थीटा भी लगाएंगे। निरक्ष के लिए देखो, A2 B2 के देखो, A2 B2 के लिए पॉइंट P क्या है, तो पॉइंट P है आपका निरक्ष में है। तो A2 B2 के लिए जो पॉइंट P पर जो तीव्रता होगा ऐसा होगा, इसके उल्टा होगा। तो इसको क्या मान लिए हम, ई मान लिए, ठीक है, इक्विटेरियल मान लिए, ठीक है। निरक्ष, इक्विटेरियल मतलब होता है निरक्ष के लिए। तो ई हो जाएगा KP बटा RQ, क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, ठीक है, KP बटा RQ। और ये किसके लिए है, तो निरक्ष के लिए। निरक्ष में कितना है, P sin थीटा है, तो हम P sin थीटा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो परिणामी होगा क्या होगा, तो दो वेक्टर के बीच में, यहाँ देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो दो वेक्टर के बीच का जो परिणामी होता है उसको किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। ऐसा मान लो कि ये वेक्टर AB है और वेक्टर A है, इनके बीच का परिणामी निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB sin थीटा, 2AB sin थीटा। तो हमको इनके बीच का निकालना है परिणामी, ठीक है, इनके बीच का निकालना है परिणामी, यानी ई और EA के बीच का निकालना है, ठीक है, अक्ष वाला और निरक्ष वाला। तो क्या हो जाएगा, जो परिणामी होगा
परिणामी जो ई होगा वो क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस निरक्ष का स्क्वायर प्लस 2e ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिएगा कि थीटा का मान कितना है, तो ई निरक्ष वाला और अक्ष वाला के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है। अगर थीटा यहाँ भरते हैं साइन के जगह पर, तो साइन के जगह पर अगर थीटा 90 भरेंगे तो साइन 90 के मान कितना होता है, 0 होता है। और 0 हो जाएगा तो पूरा इतना पार्ट को 0 कर देगा, इतना पार्ट को 0 कर देगा। तो हमें क्या बच जाएगा, हमें जो परिणामी बच जाएगा ई का मान बच जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ए का स्क्वायर और निरक्ष का स्क्वायर। तो ई अक्ष वाला कितना है, 2kp कॉस थीटा आर क्यू का स्क्वायर प्लस निरक्ष वाला कितना है, तो kp साइन थीटा बटा आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, kp बटा आर क्यू और kp बटा आर क्यू दोनों में कॉमन है, kp बटा आर क्यू दोनों में कॉमन है। तो kp बटा आर क्यू कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर निकलेगा, स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, और सब रूट के बाहर निकाल लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। तो क्या होगा, kp बटा आर क्यू हो जाएगा बाहर रूट के, अंदर का बच जाएगा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बच जाएगा। फिर समझो kp बटा आर क्यू अगर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर वाला है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, kp बटा आर क्यू, अंदर का बच जाएगा 2 कॉस थीटा का होल वर्ग और क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल वर्ग। अब यहाँ से क्या होगा, kp बटा आर क्यू, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा kp बटा के आर क्यू, इसको हम लोग ऐसा कर देंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 2 भाग में तोड़ दिए हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बार देगा, 1 बार देगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का जो परिणामी जो आएगा ई का आ जाएगा kp बटा आर क्यू और रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, क्योंकि ई मिलकर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यही क्या होगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और इसका दिशा किधर होगा, तो इन दोनों के बीच होगा, ये वाला होगा ई, परिणामी क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अब देखिए यदि इसके साथ में अक्ष वाले के साथ में इसका कोण अल्फा बनता है, कोण का बनता है अल्फा, तो टेन अल्फा का अगर मान निकालते हैं तो टेन अल्फा का मान क्या होगा, टेन अल्फा के मान अल्फा p बटा क्या होता है, p बटा b। तो p कौन है, तो p वाला आपका पार्ट ई ए है, निरक्ष वाला है ई ए बटा, अब b कौन होगा आपका, ई होगा, ये वाला पार्ट होगा ये वाला, तो ई ए हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। क्योंकि अल्फा जो निकालेंगे हम लोग, अल्फा होता है p, तो इसके लिए हाई p होगा। तो जो हाई पार्ट होगा p, यही नो आपका इस पर है, तो ये ऊपर, अब b जो होगा कौन होगा आपका, ई वाला पार्ट है, तो ये है, तो इसको भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, 10 अल्फा निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ई ए का मान कितना है, ई ए का मान आपका kp साइन थीटा बटा आर क्यू, और भाग किससे करते हैं, 2kp कॉस थीटा बटा आर क्यू। तो सब कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू, kp से kp कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 अल्फा बराबर बचेगा 1/2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा का हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। और अल्फा का मान निकालेंगे तो 10 इनवर्स का 1/2 10 थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका अल्फा के मान। और अल्फा किया है तो अक्ष वाले के साथ में इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी है उनके बीच के अलग कोण है ये, ठीक है, क्या है ये आपका, ये कोण है। तो इस प्रकार से आपका जो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा E बराबर kp बटा आर क्यू,
और रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा किया है तो अक्ष वाले के साथ में जो यहाँ पर निकला है ये और विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी है उनके बीच के कोण अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 इंटू 10 थीटा। ठीक है, तो ये रहा आपका निरक्ष वाला, किसी भी स्थिति वाला आपका रहा। अब देखो ध्यान दो, अगर अक्ष वाला तुम निकालोगे ना तो अक्ष के लिए क्या होगा, अगर इस बात को इसको घुमा कर यहाँ कर दोगे 0 डिग्री कर दोगे, ये जो थीटा है इस थीटा को तुम अगर इस 0 कर दोगे तो ये किस पर आ जाएगा, अक्ष पर आ जाएगा। तो अक्ष वाला फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है क्या 2kp/r²। तो थीटा जब 0 करोगे यहाँ पर तो यहाँ 0 भरोगे मान, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, और 1 में गुणा करेंगे 3 से 3, और 3 1 कितना होगा 4, और 4 का रूट कितना होगा 2, तो आया कितना लगेगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ फिर समझो, अगर थीटा 0 होता है, थीटा 0 होता है तो cos का मान 1 होगा, और 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और एक जोड़ देंगे 4, रूट के अंदर कितना आएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा 2kp/r³। यानी जब थीटा होगा तो इसी फार्मूला से अक्ष थीटा 0 होगा, अक्षीय में आ जाएगा, तो इसी फार्मूला पर अगर थीटा बराबर 0 भरते हो तो अक्षीय वाला फार्मूला निकल जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो 90 के लिए क्या आएगा, इतना आएगा। कैसे कि जब थीटा को घुमा कर ऐसा निरक्ष में कर दोगे, ऐसा कर दोगे, ऐसा कर दोगे, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के लिए कितना होगा, 90 डिग्री का मान कितना है, कॉस्ट में 0 होता है, तो ये सब हट जाएगा और रूट अंदर 1 बचेगा, रूट अंदर 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे क्या होगा kp/r³। यानी ये जो फार्मूला हम लोग का मिला है हर स्थिति के लिए क्या है, सही है, अक्ष वाले के लिए भी सही है और निरक्ष वाले के लिए भी सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान। ठीक है।